छोटा से गांव में कैलाश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। कैलाश के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वह बिरयानी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से कैलाश जो पैसे कमाता वे गौरी की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन कैलाश गांव के चौराहे पर बिरयानी बेच रहा था। कैलाश का दोस्त मोहन भी उसके पास खड़ा था। और सुना कैलाश, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वे दोनों बातें करने लगते हैं। तभी कैलाश का बेटा अर्जुन नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता कैलाश के पास आता है। पिताजी, जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वह बिल्कुल ठीक थी। चल जल्दी चलते हैं। मोहन, जरा ठेले का ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूँ कि गौरी को क्या हुआ है। ठीक है कैलाश। कैलाश घबराकर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुंचते ही वह देखता है कि उसकी पत्नी गौरी चारपाई पर बेजान पड़ी होती है। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। कैलाश, अर्जुन का ध्यान रखना, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं गौरी, ऐसा मत कह, तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। कैलाश दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी कैलाश के साथ लौटते हैं। कैलाश, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। शहर? लेकिन वहां जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। कैलाश, कुछ भी कर, पर देर मत कर, तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। कैलाश एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में गौरी को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। अर्जुन भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। गौरी की सांसें धीमी होती जा रही थी। अर्जुन घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? बेटा, तू बहुत बहादुर है, तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी, बस हार मत मानना। अर्जुन रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। कैलाश नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक अमीर सेठ बैठा होता है। अर्जुन दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। सेठ जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए, उसकी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। मेरी बला से मुझे अपने काम से मतलब है, रास्ते से हटो। सेठ कार लेकर आगे बढ़ जाता है। कैलाश मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। अर्जुन अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीच से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय। कैलाश किसी तरह गौरी को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनो, इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यही बैठ जाइए। कैलाश और अर्जुन डॉक्टर की बात सुनकर हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। कैलाश जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अर्जुन की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। कैलाश बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद वे गौरी को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं, तभी गांव वाले गौरी की ये दुखद खबर सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। माँ, मैं बड़ा होकर गरीबों के लिए कुछ करूंगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूंगा। गांव के बड़े बुजुर्ग अर्जुन की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं। अर्जुन की आंखों में माँ की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों बाद, गौरी की मृत्यु के बाद कैलाश टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त मोहन को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था।
अर्जुन अब 18 साल का हो चुका था। वह भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। कैलाश हल चला रहा था, अर्जुन भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कैलाश बेटे को गर्व से देखता है। अर्जुन का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। इतने में गांव का साहूकार रघु सेठ खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। ओए कैलाश, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए? सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए, फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे कैलाश को जमीन पर धक्का दे देते हैं। अर्जुन यह सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वह सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अबे छोटू, तू मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। सेठ अर्जुन को धक्का देता है। अर्जुन गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर फिर से सेठ के सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा होता है। वह ये सब देखकर वहां पहुंचता है। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। यह कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है। मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैंने सेठ रघु का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही खर्च चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवाता हूँ। 6 महीने के अंदर रघु का कर्ज चुका देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रघु सेठ मुखिया के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वह गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है। रात का समय, कैलाश और अर्जुन घर के अंदर बैठे थे। अर्जुन चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कैलाश बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। अर्जुन अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ता है। माँ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। अर्जुन उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन कैलाश खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वह जमीन पर गिर जाता है। अर्जुन दौड़कर अपने पिता के पास आता है। कैलाश का शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? कैलाश की आंखें बंद हो रही थीं। अर्जुन उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच करते हैं। तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी हो गई है। इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। अर्जुन की आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर साहब, ये लीजिए कुछ पैसे, बाकी मैं जल्दी ही चुका दूंगा। वह गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया, जंगल से लकड़ियां काटकर बेची और पानी भरकर पैसे कमाए। कुछ ही दिनों में अर्जुन ने इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। उसने पिता का इलाज करवाया, जिससे कैलाश की हालत थोड़ी सुधर गई। एक दिन अर्जुन मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला बरकरार था। भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं और हर गरीब को इंसाफ दिला सकूं। वह खुद से वादा करता है कि वह पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी सुधारेगा। उसकी आंखों में माँ का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। अगली सुबह अर्जुन कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। कैलाश उसे देखता है और दुखी हो जाता है। बेटा, अब बस कर, तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। माँ कहा करती थी कि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। इतने में गांव का साहूकार रघु सेठ फिर से आता है। वह अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा होता है और साथ में 2 गुंडे भी होते हैं। ओ कैलाश, अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है।
अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। कैलाश कुछ नहीं कहता, उसका सिर झुक जाता है। अर्जुन यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है। सेठ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे। हाँ हाँ हाँ, तू क्या पैसे चुकाएगा रे भिखारी? पहले अपनी हालत देख। सेठ ठहाके लगाते हुए चला जाता है। अर्जुन मुट्ठी भींचकर कसम खाता है। पिताजी, अब वक्त आ गया है कि मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूं। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहां तेरा कोई नहीं है, वहां तुझे कौन संभालेगा? पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। अर्जुन उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वह एक छोटी सी पोटली लेकर बस स्टॉप पर पहुंचता है। इसके बाद में बैठ जाता है। बस धीरे धीरे गांव से दूर चली जाती है। कैलाश दूर तक बस को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। अर्जुन बस से उतरता है। शहर में पहुंचकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे गांव की सादगी याद आती है, लेकिन वह अपने कदम आगे बढ़ाता है। अर्जुन एक कारखाने के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पेट में भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वह कारखाने के मालिक से काम मांगता है। मालिक जी, मुझे काम चाहिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस रहने और खाने की जगह मिल जाए। सुनो, यहाँ कई लोग काम मांगने आते हैं पर 2 दिन में भाग जाते हैं। तुझ पर भरोसा कैसे करूं? मालिक जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगा। मालिक अर्जुन को काम दे देता है। अर्जुन बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम करता है। वह भारी बक्से ढोने लगता है। अगली सुबह कारखाने का मैनेजर अर्जुन को काम करते हुए देखता है। वह उसके ऊपर बिना किसी गलती के गुस्सा निकालने लगता है। ओए लड़के, इतनी धीरे धीरे काम कर रहा है, जरा जल्दी कर। काम चोरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन बिना कुछ कहे तेजी से सामान ढोने लगता है। वह थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन दिन में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून सवार था। रात का समय अर्जुन एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। वहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई और एक दिया था। वह दिए की मध्यम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता। मुझे मेहनत करनी ही होगी। पिताजी का सपना पूरा करना है। भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। अर्जुन के कपड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नई थी। धीरे धीरे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद अर्जुन एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा देकर मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, क्योंकि वह रात भर जागकर तैयारी करता था। तभी एक डाकिया उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। वह कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। अर्जुन का उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वाह, मैंने कर दिखाया। पिताजी का सपना पूरा हो गया। वह खुशी में फूट फूट कर रोने लगता है। 2 महीने बाद अर्जुन बड़ी गाड़ी में बैठकर गांव लौटता है। वह अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कैलाश, जो अब बूढ़ा हो गया था, बेटे को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। बेटा, तू सच में मेरा अर्जुन है। तूने अपना वादा पूरा कर दिया। गांव वाले अर्जुन की सफलता से बहुत खुश थे। रघु सेठ, जो कभी अर्जुन का अपमान करता था, अब उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अर्जुन बाबू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफ करना तो इंसानियत का धर्म है, लेकिन गरीबों का अपमान मत करना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। अर्जुन अब गांव के लिए काम करने लगा था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज मिलने लगा। उसने गांव में स्कूल और पानी की व्यवस्था शुरू करवाई। वह रोज गांव वालों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता था। एक दिन चौपाल पर अर्जुन सभी गांव वालों से बात करता है। दोस्तों, मैंने गरीबी का दर्द सहा है, भूख और अपमान को देखा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और पिताजी, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। आपकी तपस्या और संघर्ष ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे बहुत दुख है कि इस सफलता में मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरा सपना पूरा किया। अब यह गांव तुझ पर नाज करेगा।
इसके बाद अर्जुन शाम में गांव के मंदिर में जाता है। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता होती है। हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दी, मेरे पिता का सपना पूरा करवाया। मैं सदा आपकी कृपा का आभारी रहूंगा।